आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि मेरा रिश्ता एक बहुत ही अमीर घराने में हो रहा था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे पापा भी नहीं थे। हम लोग एक छोटे से मोहल्ले में तंग गलियों के बीच में रहते थे, जहाँ पर अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली ही रहते थे। वो गली इतनी छोटी थी कि चार चक्का गाड़ी तो कभी आ ही नहीं पाती थी। वैसे भी ठीक से हम लोग को खाना पीना हो जाए, यही काफी था। चार चक्का गाड़ी घर में रहना हम लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन आज जैसे मेरे लिए एक बहुत ही बड़े अमीर खानदान से रिश्ता आया, मुझे अपनी किस्मत पर गर्व महसूस होने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़ी खानदान की बहू बनूंगी। हमारे मोहल्ले में मासी थी, जो कि रिश्ता कराने का काम करती थी। मेरी माँ ने उन्हें मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। और आज जैसे ही मासी हमारे घर पर आई, तो माँ कहने लगी कि तुम्हारी बेटी की तस्वीर देखते ही लोगों ने फौरन हाँ कह दिया और यह भी कहा है कि हमें सिर्फ इसी लड़की को अपनी बहू बनाना है। माँ यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इतना अमीर घराने से आया है। मेरे लिए भी यह बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। रिश्ते वाली मासी कहने लगी, लड़के वालों को तुम्हारे छोटे मोहल्ले और घर से कोई भी दिक्कत नहीं है, और कल ही वह लोग तुम्हारे घर आएंगे, और हाँ, साथ में लड़का भी आएगा। यह सुनकर तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था कि ना जाने कल क्या होगा। माँ को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मैं बड़ी नर्वस हो रही थी। यह मेरा पहले आने वाला रिश्ता था और पहली बार ही मुझे यूं किसी के सामने बैठना नर्वस कर रहा था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कल उन मेहमानों का सामना कैसे करूंगी। अब मासी जा चुकी थी और माँ कल मेहमानों के आने का पूरी तरह से तैयारी करने लगी थी। माँ ने आकर मुझे कह दिया था कि जो सबसे अच्छा कढ़ाई वाला गुलाबी कलर का सूट तुम्हारे पास है, वह तुम पहन लेना, क्योंकि यह रंग तुम पर बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बालों को भी खुला छोड़ देना और थोड़ा सा मेकअप करके लिपस्टिक लगा लेना। माँ मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही थी और मैं बस चुपचाप से माँ की बातों को सुने जा रही थी। मेरी माँ की बस चले तो वह मुझे न जाने क्या क्या पहना दे। और फिर अगले दिन सुबह सुबह ही माँ सोकर उठ गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रात भर जागी हो। आज घर में मेहमान आने वाले थे और घबराहट के मारे मेरा हाथ फूलने जा रहा था। अब माँ जल्दी से तैयार होकर बाजार चली गई और फिर वहां से सबसे महंगी वाली दुकान से स्नैक्स, नमकीन, मिठाइयाँ वगैरह और न जाने क्या क्या सामान लेकर चली आई। माँ कहने लगी कि हमें खातिरदारी में किसी तरह का कमी नहीं रहने देना है। और फिर मेरी माँ से जितना हो पा रहा था वह बेचारी अकेले सारे काम कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ एक विधवा औरत थी और मेरी दो बहनें और भी थी और एक छोटा भाई भी था, जो कि अभी सिर्फ 13 साल का था। मैं सभी भाई बहन से बड़ी थी। माँ ने रिश्ते वालों से साफ कह दिया था कि मैं दहेज में अपनी बेटी को 2 जोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। बेशक लड़का सकल सूरत का आम हो, बस कमाता इतना हो कि मेरी बच्ची को इज्जत की 2 रोटी खिला सके। मेरी और कोई डिमांड नहीं है। बस उन्हें दहेज नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मेरा पहला रिश्ता ही बहुत ही अमीर घराने से आया था। माँ ने अच्छे से घर को सजा सवार दिया था। मेहमानों के आने से पहले हर चीज हमारे घर में तैयार थी। लेकिन जब वह लोग घर पहुंचे तो लड़के का मुंह काफी बना हुआ था। शायद हमारा पुराना सा इलाका और छोटी छोटी गलियां देखकर उसे बुरा लगा होगा। वह तो आलीशान बंगले से बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आया था। उसकी बड़ी सी गाड़ी कहाँ इन तंग गलियों में गुजर पाई होगी। उसे गाड़ी लाने में भी बड़ी दिक्कत हुई होगी, इसीलिए शायद उसका मूड खराब था। जाहिर है ऐसा इलाका में आना कोई आसान काम तो नहीं था। आखिर उन्हें अपनी क्लास में ही कोई खूबसूरत लड़की क्यों नहीं मिली। वह लोग तो जिस लड़की पर हाथ रखते वह उसकी बहू बन जाती। फिर मेरा चुनाव क्यों किया गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कमरे में बैठी यह सब सोच रही थी और फिर उसी वक्त माँ कमरे में आई और कहने लगी, वह लोग ज्यादा देर रुकने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि बस लड़की दिखा दो, इसलिए जल्दी चलो। सारा सामान तो मैंने उन लोगों के सामने सजा दिया है और चाय भी रख दिया है। बस तुम कप में डालकर उन्हें दे देना।
ड्राइंग रूम तक जाते जाते मेरी माँ मुझे हर बात समझा चुकी थी। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। वह बस तीन ही लोग थे। एक औरत थी जो मेरी की माँ की उम्र की थी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। ड्राइंग रूम में हालांकि पंखे के साथ साथ एक एयर कूलर भी चल रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने पसीने पोंछ रही थी। उनमें एक नौजवान लड़की भी थी जो कमरे का जायजा ले रही थी, और तीसरा एक नौजवान लड़का था जो शक्ल सूरत में बस ठीक ही था, केवल उसका रंग थोड़ा सांवला था। उसने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे और वह अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोलकर पंखे की हवा लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं उन तीनों के पास गई, वह तीनों अपनी आंखें झपकाना ही भूल गए थे। उन दोनों औरतों की नज़र से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस लड़के की नज़रों ने मुझे नर्वस कर दिया था। वह बस मेरी तरफ एकटक देखे जा रहा था और उसके यूं मेरी तरफ देखना मुझे शर्म के मारे पानी पानी किए जा रहा था। अब माँ ने मुझे सभी को चाय देने के लिए कहा तो वह औरत कहने लगी, नहीं, पहले ही बहुत गर्मी है, चाय नहीं पियेंगे, बस शरबत से ही काम चला लेंगे। माँ के लाए हुए एक भी स्नैक्स को उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया था। माँ ने कहा भी थोड़ा तो कुछ खा लीजिए, परंतु वह कहने लगी, खाना पीना तो होता ही रहेगा, अब हम इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई। और यह कहते हुए औरत जिसने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी मेरे पास आकर बैठ गई। बस मेरा नाम ही पूछा था और मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपने पास से एक अंगूठी निकाली और मेरे हाथों में पहना दी। मैं तो बस हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगी थी कि भला ऐसा कहाँ होता है। मुझे यूं सोचता देखकर अब वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। उसकी बात सुनकर मेरी माँ बहुत ही खुश हो गई। फिर माँ भी कहने लगी, जी जी, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। मैं आश्चर्यचकित होकर माँ की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, माँ को थोड़ा तो लड़के के बारे में पता करना चाहिए। लेकिन माँ तो इतनी अमीर खानदान देखकर खुशी के मारे पागल हो चुकी थी। फिर वह औरत कहने लगी, देखिए, हमें शादी बहुत ही धूमधाम से नहीं करनी है, क्योंकि आप हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 15 दिन बाद बस हम 10 से 12 लोग आएंगे और आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। यह कहकर उस औरत ने अपने पर्स से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और मेरी माँ को पकड़ाकर कहने लगी, आप शादी में जो भी खाने पीने का इंतजाम करेंगी उसके लिए पैसे मैं अभी ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे मेहमान का बोझ आप पर पड़े। फिर कहने लगी, बहन, हम ज्यादातर दूसरे देश में रहते हैं, बस इंडिया में तो 2-3 महीने ही रहने के लिए आते हैं। हमारा यहाँ पर जो बंगला है उसकी देखरेख केयर टेकर करता है। इस क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस अमेरिका में बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है। इसलिए शादी के बाद आपकी बेटी भी हमारे साथ अमेरिका चली जाएगी। यह सुनकर तो मेरी माँ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। खुशी के मारे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। पल भर के लिए तो मुझे भी अपनी खुशकिस्मती पर घमंड सा होने लगा था। और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया, और आज मैंने जो शादी का जोड़ा पहना था वह भी 10 लाख से कम नहीं था। और यह लहंगा मेरे ससुराल से मेरे लिए आता आया था। अब मेरी शादी उस लड़के के साथ बहुत ही सादगी के साथ हो गई थी। मैं भी खुश थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ के ऊपर मेरी शादी को लेकर किसी तरह का कोई दबाव पड़े। और अब मेरी विदाई हो रही थी। और फिर जब मेरी विदाई हुई तो मोहल्ले वाले अपने खिड़कियों दरवाजे खोल खोल कर आंखें फाड़ फाड़ कर बस मुझे ही देखे जा रहे थे। और मैं भी अपने आप पर गर्व से फूले नहीं समा रही थी। मैं अपनी किस्मत पर खुशी से चहक रही थी। भले ही मेरा पति देखने में आम शक्ल सूरत का था, लेकिन उसके पास दौलत बहुत था। और जहाँ पर दौलत होती है वहाँ पर रूप ज्यादा मैटर नहीं करती है। मुझे उसके सांवले रंग से कोई प्रॉब्लम ना था। और फिर विदा होने के बाद मेरी गाड़ी एक बड़े से बंगले के पास आकर रुकी थी। इतना बड़ा बंगला तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। कुछ रस्मों के बाद मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ था। मैं तो बेड पर बैठे बैठे बस उस कमरे को निहार रही थी और उस कमरे की खूबसूरती को देख रही थी। फिर कुछ ही देर में जब मेरा पति विक्रम कमरे में दाखिल हुआ तो मैं सिमट कर बैठ गई। अब वह मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा, जब मैं तुम्हारे घर पर गया था
तो सच बताऊं, मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि न जाने मेरी माँ मुझे कहाँ पर लेकर आई है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं अपना होश हवास खो बैठा था। लेकिन तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनी हो। और फिर यह कहकर विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, और मैं भी खुशी खुशी उसकी बाहों में समा गई। आज रात ही हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी बन गया था। फिर कुछ दिन विक्रम के साथ मेरे बहुत ही अच्छे दिन गुजरे, लेकिन उसके घर के तौर तरीके सीखने में मुझे बहुत ही वक्त लग गया था, क्योंकि वह लोग हर चीज को बहुत ही कायदे और कानून के साथ करते थे। मेरी सास तो मुझे हर वक्त मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए ही कहती थी, और जब मैं साड़ी की जिद करती तो फिर मेरी साड़ी ज्यादातर फैंसी हुआ करती थी, और उसके ब्लाउज बहुत ही स्लीवलेस और डीप गले वाले होते थे, जिसमें कि मेरा पूरा वजूद खुलकर दिखता था। उन लोगों ने मेरे लिए एक नौकरानी रखी थी, जो मुझे चलने फिरने उठने बैठने का तरीका सिखा रही थी। मैं वैसे तो बहुत ही धार्मिक लड़की थी। सुबह उठकर पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पर आकर मेरा यह सब कुछ छूटने लगा था। विक्रम हमेशा यही कहता था कि अब तुम्हें मेरे साथ अमेरिका में रहना है, और वहाँ पे हम लोग बहुत ही हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं। वहाँ पर उठने बैठने और मिलने चलने का तौर तरीका बहुत ही अलग है। और मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ अमेरिका चलो तो तुम उन सब तौर तरीके को अच्छी तरह से समझ लो, ताकि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं कुछ न कर पा रही थी, और जो जो लोग मुझे सिखा रहे थे, न चाहते हुए भी मैं बस करते जा रही थी। कभी वह लोग मुझे कांटो चम्मच से खाना खाने के लिए सिखाते, तो कभी हील वाला सैंडल पहनकर चलना सिखाते। और मैं भी पत्नी होने के नाते अपने पति का हर बात मानती जा रही थी। फिर करीब 1 महीने के बाद ही मैं अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मेरी सास और ननद मेरे साथ अमेरिका नहीं आई थी। सिर्फ मैं और मेरे पति ही अमेरिका आए थे। यहाँ पर भी मेरा पति का घर बहुत ही बड़ा था। घर में नौकर चाकर मौजूद थे। कुछ दिन तो विक्रम बिल्कुल ठीक रहा, मुझे अमेरिका की सैर कराते रहा। मैं भी खुश थी और अपने शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रही थी। लेकिन एक दिन विक्रम मुझे कहने लगा, मेरे दोस्त ने हमारी शादी की खुशी में पार्टी रखी है। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने एक फैंसी गाउन पहनने के लिए निकाला तो विक्रम कहने लगा, नहीं इसे रहने दो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ। फिर उसने शॉपिंग बैग खोला तो मैंने देखा कि उसमें बहुत ही घटिया टाइप की मिनी स्कर्ट थी, जिसे देखकर मैं हैरत भरी नजरों से विक्रम की तरफ देखने लगी थी। तो वह मेरे पास आकर कहने लगा, यह इंडिया नहीं है बल्कि यह अमेरिका है, और यहाँ पर इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। अब तुम पुराने इलाकों में रहने वाली कोई गरीब लड़की नहीं हो, बल्कि तुम विक्रम आहूजा की कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे मेरा नाम पहचान है, इसलिए तुम इसे फटाफट पहन लो। मैंने कहा, लेकिन इस कपड़े को पहनने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। तो विक्रम कहने लगा, तुम इस तरह कपड़े पहली बार पहन रही हो, तुम्हें शर्म आएगी ही, लेकिन इसके बाद तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी। क्योंकि आज तुम जिस पार्टी में जा रही हो, वहां पर सभी औरतें इसी तरह के कपड़े पहनकर आएगी। चूंकि हमारी शादी की पार्टी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पर से किसी की नजरें हटे ही नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो, और तुम क्या नहीं चाहती हो कि तुम्हारी इस खूबसूरती को दुनिया वाले देखें। आज तुम देख लेना, वहां पर और लोगों की पत्नियां किस तरह के कपड़े पहनकर आएगी। जब ये कपड़े पहनकर तुम उस पार्टी में जाओगी तो वहां पर मौजूद सारे लड़कों के दिलों में आग लगा दोगी, और वह सब तुम्हें हसरत भरी निगाहों से देखेंगे। विक्रम आहूजा की पत्नी किस कदर हसीन है। विक्रम की आंखों में उस समय अजीब सा खुमार था, अजीब सी चमक थी। लेकिन मैं परेशान थी। मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मैंने विक्रम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उस पोजीशन में ही नहीं था कि मेरी बात को समझता। आखिरकार मैंने वह कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं बेहद नर्वस थी, और आज मैं पत्नी कम और मॉडल ज्यादा लग रही थी, क्योंकि विक्रम ने मेरा अच्छे से मेकअप भी करवाया था। और अब मैं होश उड़ा देने वाली हुस्न को लेकर उस पार्टी में पहुंची थी, जहां पर मर्द औरत पहले से ही मौजूद थे। ज्यादातर उस पार्टी में अमेरिकन मर्द औरत ही थे। हिंदुस्तानी मर्द औरत ना के बराबर थे, लेकिन उन्हें देखकर भी अंतर करना मुश्किल था
कि कौन भारतीय है या फिर अमेरिकन, क्योंकि उन लोगों की पत्नियों ने भी वैसे ही बेहुदा कपड़े पहन रखे थे जैसे कि यहाँ अमेरिकन कल्चर में होता था। इतने छोटे छोटे कपड़ों में सभी को देख देख कर मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। सभी लोग वहां पर डांस कर रहे थे। विक्रम भी मेरी नंगी कमर पर हाथ रखकर डांस करने लगा। वहां पर इस तरह के वाहियात डांस हो रहे थे कि मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था और मुझे शर्मिंदा कर रहा था। मैं अजीब सी उलझन का शिकार थी। मैं बार बार उसकी पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रही थी। अब मैंने विक्रम से कहा, मुझे यह सब नहीं करना है। तो विक्रम कहने लगा, हमें तो यह डांस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग इसी तरह के डांस कर रहे हैं, और अगर हम दोनों यह डांस नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति की बेइज्जती हो? मैं कुछ ना बोली और फिर विक्रम के साथ डांस करने लगी। लेकिन अचानक डांस करते करते मुझे महसूस हुआ कि जैसे सामने खड़ा एक अमेरिकन लड़का मुझे बहुत ही देर से देख रहा है। उसकी तेज नजरें मेरे पूरे शरीर को घूर रही थी, और उसका यूं मुझे इस तरह देखना मुझे एक जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन हो रहा था कि मैं अपने शरीर को एक बड़े से चादर में ढक लूं और अपने आप को छुपा लूं। अब मैं विक्रम को छोड़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गई। फिर वह लड़का जो कि मुझे अभी तक घूर रहा था, वह अब विक्रम से जाकर बात करने लगा। मैंने देखा वह दोनों आपस में इंग्लिश में बातें कर रहे थे, और फिर जैसे ही मैंने उन दोनों की बातें सुनी, मेरी तो सांसें ही रुक गई, क्योंकि वह लड़का विक्रम से कह रहा था, क्या मैं तुम्हारी पत्नी के साथ डांस कर सकता हूँ? मुझे लगा कि विक्रम इनकार कर देगा, लेकिन विक्रम ने इनकार बिल्कुल नहीं किया और कहा, क्यों नहीं, आप आराम से जाकर मेरी पत्नी के साथ डांस कर सकते हैं। उसने यह बात इंग्लिश में कही थी। और फिर इस बार विक्रम मेरे करीब आया और मेरा बाजू पकड़कर मुझे हल्का सा धक्का दे दिया, और धक्का लगने के कारण मैं सीधा उस लड़के के सीने से जाकर टकरा गई। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने आग की भट्टी में फेंक दिया हो। मैं एकदम से उस लड़के से पीछे हटी थी, पर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। तो मैं उसे इंग्लिश में अपने आसपास आने से मना करने लगी। मैंने कहा, मुझे आपके साथ डांस नहीं करना है, आप किसी और को अपना डांस पार्टनर बना ले। मुझे तो विक्रम पर भी गुस्सा आ रहा था। वह कैसे मुझे अपने दोस्त के हवाले कर सकता है? मैं उस लड़के को मना करके सामने रखे टेबल के पास आकर कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। वहां पर सब लोग शराब पिए जा रहे थे और एक दूसरे की पत्नियों के साथ डांस भी कर रहे थे। यह सब उनके कल्चर का हिस्सा होगा, लेकिन मेरे कल्चर का हिस्सा यह बिल्कुल नहीं था। पहली बार मुझे विक्रम की पत्नी होने पर पछतावा और अफसोस हो रहा था। क्या अमीर लड़कों की गैरत मर जाती है? वह कैसे अपनी पत्नियों को अपने दोस्तों के हवाले कर देते हैं। लेकिन यह तो शायद शुरुआत थी, इसका अंत तो इससे भी ज्यादा घिनौना और घटिया था। विक्रम भी ग्लास उठाकर शराब पी रहा था और अपने दोस्त की पत्नियों के साथ रोमांटिक डांस भी कर रहा था। यहाँ दौलत थी, शराब थी, शबाब थी। आने वाले सभी अमीर लोग थे। यह सब देखकर ना चाहते हुए भी मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन तभी मुझे अपने ऊपर किसी की चुभती हुई नजरों का एहसास हुआ था। मैंने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन है जो मुझे इतनी तेज नजरों से देखे जा रहा है। तभी अचानक से मेरी नजर उसी लड़के पर पड़ी जो विक्रम से मुझे मेरे साथ डांस करने की इजाजत ले रहा था। वह खामोशी से कोने में खड़ा ग्लास में शराब डाले मुझे घूर रहा था और बस मुझे ही देखे जा रहा था। और जैसे ही उसकी और मेरी नजरों का टकराव हुआ, वह मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं अब वहां से उठ गई और दूसरे टेबल पर आकर बैठ गई। अब वह भी मेरे टेबल के पास आकर मुझसे बैठने की इजाजत मांगने लगा। लेकिन मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बल्कि अपने माथे पर बल डाले अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। लेकिन उसे मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, और वह मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गया। मुझे हैरत तो उस समय हुई जब उस लड़के ने हिंदी में बात करना शुरू किया। वह अटक अटक कर हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन शब्द साफ थे। कि कहने लगा, तुम हिंदुस्तान से आया है ना? मैंने कहा, आपको कैसे पता? कहने लगा, जिस तरह से तुम इस पार्टी में शर्मा रहा था, मैं समझ गया कि तुम हिंदुस्तान से आई हो। हमने देखा है कि हिंदुस्तान की औरत
दूसरे मर्दों से गले मिलने को बुरा समझती है। मैंने कहा, बुरे को बुरा ही समझना चाहिए, और अब मैं ये सोच चुकी हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, परंतु मैं विक्रम की अब कोई बात नहीं मानूंगी, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। अभी वो लड़का मुझसे बातें कर ही रहा था, तभी विक्रम मेरी टेबल के पास आ गया और वह लड़का कहने लगा, विक्रम, मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत ही पसंद है। विक्रम उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वह लड़का मेरे चेहरे की तारीफ करने लगा, कभी मेरी आंखों की तो कभी मेरे बालों की और कभी मेरे फिगर की। मुझे उसके मुंह से यह सब सुनकर गुस्सा आने लगा था, लेकिन विक्रम तो मुस्कुरा रहा था। वह लड़का कहने लगा, मुझे तुम्हारी पत्नी की एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है, कभी बताऊंगा कि वह चीज क्या है। उस आदमी की बात सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। मैं यह प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द यह पार्टी खत्म हो जाए और मैं घर वापस आऊं। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं घर वापस आई तो मैंने विक्रम को साफ साफ कह दिया, मैं दोबारा ऐसी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनूंगी। मैं कोई बेशरम और इतनी आजाद ख्याल टाइप की लड़की नहीं हूँ जो इन तौर तरीकों को अपनाऊं। मेरी बात सुनकर विक्रम गुस्से में आ गया था और कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का। और उसके बाद जो बात विक्रम ने मुझे कही, मेरे होश उड़ाकर रख दिए। वह कहने लगा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम सात पर्दों में छुपा कर रखूं। तुम जैसी गरीब लड़की से मैंने शादी इसलिए की क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती की नुमाइश करना चाहता हूँ, इसे कैच करना चाहता हूँ। सबको कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आधे अधूरे कपड़े में कितने लोगों के होश उड़ा सकती है। तुम नहीं जानती, औरत जितने छोटे कपड़े पहनती है उतनी हसीन लगती है। मुझे विक्रम की बातें सुनकर अफसोस हो रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आएगी मुझे अपने दोस्तों के सामने छोटे कपड़े पहनकर भेजते हुए। वह कहने लगा, यह सब यहाँ गलत नहीं समझा जाता है। मैंने भी तो डूट अंदाज में कह दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वह कहने लगा, तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, वरना मैं तुमसे यह सब कुछ जबरदस्ती भी करवा सकता हूँ। कौन है यहाँ जो तुम्हें मुझसे बचा लेगा। विक्रम के शब्दों से अब मुझे डर लगने लगा था। उसके सोने के बाद मैं भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी इज्जत की भीख मांगकर रोने लगी थी। मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहती थी। अगले ही दिन मैंने अपने इंडियन ड्रेस निकाल ली और अब मैं सोच चुकी थी कि मैं इस जिंदगी के खातिर अपनी इज्जत और अपने धर्म की कभी भी खराब नहीं करूंगी। विक्रम अभी ऑफिस से वापस नहीं आया था जब मुझे नौकर ने बताया कि विक्रम का कोई दोस्त आपसे मिलना चाहता है। तो मैं नहीं जानती थी कि वह कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मैंने कहा, विक्रम तो अभी घर पर नहीं है। नौकर कहने लगा, वह आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं उससे मिलने के लिए लॉज में ही आकर बैठ गई। आने वाला लड़का वही था जो मुझे उस पार्टी में मिला था। वह बहुत ही बोल्ड अंदाज में आकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गया और मुझे सर से लेकर पांव तक बड़ी ही गौर से देखने लगा था। फिर कहने लगा, तुम तो बिल्कुल इंडियन लग रही हो। मैंने कहा, मैं इंडियन हूँ तो इंडियन ही लगूंगी। कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आता, जब सब औरत एक जैसी होती है तो इंडियन औरत हमसे क्या छुपाने की कोशिश करती है। मैंने कहा, यही तो फर्क है हम हिंदुस्तानी औरत में कि वह भी खुले हुए सड़े फलों की तरह नहीं होती है जिन पर सारे जमानों की गंदी मक्खियां भिन भिनाते हुए नजर आती है। हमारी मिसाल कीमती खजाने से होती है। उस दिन विक्रम के कहने पर मैंने मजबूरी में वह कपड़े पहन लिए थे, वरना मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और मैंने अब यह सब कुछ छोड़ने के बारे में सोच लिया है। आप यह बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वह कहने लगा, जिस कंपनी में विक्रम जॉब करता है मैं वहाँ के बॉस का बेटा हूँ। फिर कहने लगा, जितनी दौलत मेरे पास है विक्रम के पास तो उसका 1% भी नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे यह सब क्यों बता रहा था। मैंने कहा, मुझे इस बात से क्या मतलब कि आपके पास कितनी दौलत है। अगर आपको कोई कारोबारी बात करनी है तो आप विक्रम से कर लेते और वो इस समय घर पर नहीं है। जब वह आए तब आप उनसे मिल लेना। वह मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, तो क्या आपने विक्रम की दौलत से इम्प्रेस होकर उससे शादी नहीं की। मैंने कहा, नहीं, वह मुझे अमेरिका की बजाय हिंदुस्तान में रखता
तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि मुझे खुशी होती। आप बैठे, वह आने ही वाला होगा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। यह कहकर मैं किचन में चली गई और फिर जैसे ही मैं चाय लेकर टेबल के पास आई, विक्रम भी आ चुका था और वह उस लड़के को अपने घर में देखकर हैरान था। फिर बड़ी ही खुश दिल से उसने मिला। मैं चाय रखकर वहां से जा चुकी थी। 2 घंटे तक वह लड़का और विक्रम आपस में बैठे ना जाने क्या क्या बातें करते रहे। उसके जाने के बाद जब विक्रम कमरे में आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, आज एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी सा ड्रेस पहन के तैयार हो जाना, हमें खास पार्टी में जाना है। मैंने कहा, मुझे ना तो इस तरह के ड्रेस पसंद है और ना है ऐसी किसी पार्टी में जाना। मेरा यह कहना था कि विक्रम मेरे पास आया और मेरा बाजू दबाकर कहने लगा, मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। पहली बार मैंने विक्रम का ऐसा रूप देखा था, लेकिन मैं भी डरी नहीं, बल्कि उससे यह कहा कि मैं यह बेशर्मियों वाला काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने बार बार मना किया तो उसने खींचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगा, तुम आज रात मेरे साथ जरूर जाओगी। मैं रोने लगी, लेकिन विक्रम के लाख कहने पर भी मैंने कोई भी आलतू फालतू ड्रेस नहीं पहना, बल्कि एक इंडियन ड्रेस ही पहना और ना चाहते हुए भी उसके साथ पार्टी में चली गई। इस पार्टी में भी वही लड़का अपनी बीबी के साथ पहुंचा हुआ था और अब वह लड़का मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुझे इंडियन ब्यूटी बहुत ही इम्प्रेस करती है, पागल हो जाता हूँ ढकी छुपी औरतों को देखकर। मुझे उस लड़के से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके कहने पर ही विक्रम मुझे यहाँ पर लेकर आया था। यहाँ पर बस वही आदमी था और उसकी पत्नी थी, जो कि तेज बेहुदा गाने पर डांस करते हुए विक्रम के गले का हार बनी जा रही थी। डांस हो जाने के बाद उस लड़के ने विक्रम को जो फरमाइश की थी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कह रहा था कि अब हम लोग पत्नियों की अदली बदली कर लेते हैं, और यह सुनकर मेरा दिल यूं ही था कि धड़कना ही भूल गया था। यह कैसी इच्छा रखी थी उस लड़के ने। और सबसे तेज झटका तो मुझे उस समय लगा जब विक्रम भी खुशी खुशी उसकी बात मान ली थी और फिर मुझे उसके हवाले करके उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर जाने लगा। उसकी पत्नी भी खुशी खुशी विक्रम के बाहों में बाहें डाले जाने को तैयार थी। मैं अपने आप को इस आदमी से छुड़ाने लगी और विक्रम को पुकारने लगी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे यह पाप नहीं करना। लेकिन वह रॉबर्ट की पत्नी को लेकर जा चुका था। अब रॉबर्ट मुझसे कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो, यह सब तो यहाँ आम सी बात है, हम सब दोस्त मिलकर ऐसा ही करते हैं और हमारी वाइफ भी इस काम में खुश होती है और यह सब करने को खुशी खुशी तैयार हो जाती है। मैंने कहा, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हमारे यहाँ पर यह सब करना पाप समझा जाता है। हम हिंदुस्तानी औरतें सिर्फ अपने पति के लिए होती है, उनसे ही वफादार रहती है और किसी गैर मर्द की तरफ निगाहें उठाकर भी नहीं देख सकती हूँ। फिर रॉबर्ट कहने लगा, लेकिन इंडियन तो तुम्हारा पति भी है, उसने तो खुशी खुशी हमारे माहौल को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम भी कर लो। वह अब मुझे अपने आप से लगाए हुए कमरे में लेकर जाने लगा, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से धक्का दे दिया। मैंने कहा, तुम मेरे लिए गैर मर्द हो और मुझसे दूर रहो। सामने एक छोटी सी गोल मेज पे शराब की बोतल के साथ साथ एक प्लेट में फल और छुरी भी रखे हुए थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। मैंने फौरन वह छुरी पकड़ी और अपनी नस काट ली। मेरा बहता हुआ खून देखकर वह लड़का हैरान हुआ था और मेरे पास आकर मेरा हाथ थामकर कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर दिया तुमने। मैंने कहा, मैं पाप की जिंदगी नहीं जी सकती, इससे बेहतर कि मैं मर जाऊं। मेरा खून बहता जा रहा था और अब मुझे चक्कर भी आने लगा था और कुछ ही देर में बेहोश हो चुकी थी। और जब मुझे होश आया तो मेरे सामने विक्रम और रॉबर्ट खड़ा था और अब मैं दोनों को देखते ही चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहा, मुझे क्यों बचाया, मुझे नहीं जीना है इस तरह की जिंदगी। भगवान के लिए मुझे जहर वाला इंजेक्शन लगवा दो और मुझे मार डालो। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। मेरा पागलपन देखकर विक्रम कमरे से बाहर चला गया और वह लड़का कहने लगा, आई लव इंडियन वुमेन। मुझे नहीं पता था औरत का यह रूप भी होता है। तुमने इसलिए ये सब करने की कोशिश की ताकि तुम्हें कोई गैर मर्द छुए ना सके। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी थी। फिर रॉबर्ट कहने लगा, विक्रम जैसा मर्द तुम्हें डिजर्व नहीं करता।
वह तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए तुम्हें मर्दों के हवाले करता रहे। यहाँ बिजनेस डील इसी तरह से होता है, और इस बिजनेस डील का फाइनल उस वक्त होता है जब दोनों एक दूसरे की पत्नियों के साथ बिस्तर गर्म करता है। फिर वह कहने लगा, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम उस मिनी स्कर्ट में बहुत ही नर्वस थी। मुझे तुम्हारी खूबसूरती ने इम्प्रेस नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी सादगी ने मुझे इम्प्रेस किया था। फिर जब मैं तुम्हें पूरे कपड़ों में तुम्हारे घर पर देखा था, तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगी थी। मुझे ऐसी औरत पसंद है। रॉबर्ट ने मुझे विक्रम से तलाक दिलवाकर वापस हिंदुस्तान भेज दिया। विक्रम को तलाक देने के लिए रॉबर्ट ने उसे मुंह मांगी रकम दी थी, और इसलिए विक्रम मुझे तलाक देने के लिए आशा। अब मैं इंडिया आ चुकी थी, और यहाँ पर आने के बाद माँ को मैंने सारी बातें बताई। मेरी सारी बातें सुनकर मेरी माँ अब रो रही थी। उन्होंने बस नोटों की चमक देखकर मेरा रिश्ता तय कर लिया था। उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि लड़के में कुछ संस्कार है या भी नहीं। अब मैंने एक स्कूल में पढ़ाने का जॉब कर लिया था, और अभी काम किए हुए कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो अचानक से मैंने अपने सामने उस लड़का को देखा जो मुझे अमेरिका में मिला था। उसे देखकर मुझे जोरों का झटका लगा। मैंने कहा, रॉबर्ट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और मैं दिल से हिंदू हो चुका हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वह कहने लगा, मैंने अपना नाम कृष्णा रख लिया है, और अब मैंने हिंदू धर्म का स्टडी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मैंने हिंदू धर्म अपनाया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, और मैं इसलिए हिंदुस्तान आया हूँ ताकि एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर सकूं, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वफादार रहे, मेरे अलावा किसी की तरफ निगाहें उठाकर भी ना देखे। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता था? मैंने खुशी खुशी कृष्णा के साथ शादी कर ली। कृष्णा मुझे अपने साथ अमेरिका ले गया, और उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैं इंडियन कल्चर अपनाऊं, बल्कि वह तो और भी मेरे रंग में रंग गया। वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं कम है कि उसने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। दोस्तों, क्या जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को पीछे छोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।